नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 6। इससे पहले हम आपको 5 क्लासें दे चुके हैं। ये स्टैटिक जीके की क्लास नंबर रहेगी 6। ये क्लासें आप जरूर देखिएगा, लगातार देखिएगा। ये प्रतिदिन आपको सुबह 7:30 बजे मिलती है। इसके अंदर हम राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजनीति विज्ञान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट के मुद्दों पे बात करते हैं। इससे प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में 100% मिलेंगे। इससे पहले कि हम स्टैटिक जीके क्लास नंबर 6 के बारे में बात करें, जिन भी विद्यार्थियों ने शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके नंबर 6। देखते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? तो देखिए, कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, कहां नहीं है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, टोंक। तो याद रखिएगा, उदयपुर में तो है। कब बना? 1999 में बना। वैसे एक विश्वविद्यालय 1962 में भी बना था। कौन सा? जिसका नाम है स्वामी केशवानंद। वो अभी हाल फिलहाल कहां पे है? बीकानेर में। 1987 में उसका स्थानांतरण करके बीकानेर में उसको कर दिया गया था। तो 1999 में जो बना उसका नाम था महाराणा प्रताप। कौन सा? महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय। जयपुर की बात करें तो 2013 में कौन सा? जोबनेर के अंदर बना। कौन सा? नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। बीकानेर में कौन सा? स्वामी केशवानंद, जिसका नाम पड़ता है ये 2009 में। क्या? स्वामी केशवानंद। कहां नहीं है? तो टोंक में नहीं है। इसके अलावा जोधपुर में भी है, 2013 में बना, और कोटा में भी है, 2013 में बना। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो सबसे बड़े की बात करें तो वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। हमारा 3 नंबर ऑप्शन। कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं? तो याद रखिएगा, बीकानेर इसके अंदर आता है। याद रखिएगा, इसके अंदर जैसलमेर आता है। बड़े बड़े सारे जिले आते हैं, और चूरू भी आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा? तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। और सबसे छोटा भी दिया गया है हमारे को, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? सबसे छोटा। इसके अंदर कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर आता है। दक्षिण हिस्से के क्षेत्र आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा आता है, और वैसे उदयपुर का लगभग हिस्सा इसके अंदर आता है। किसकी बात कर रहे हैं? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की। क्या है? सबसे छोटा। मुख्य फसल की बात करें तो मक्का, और वहीं अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र की फसल की बात करें तो फसल होगी यहाँ पे बाजरा और मोट। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? में नहीं, कितनी है? तो देखिए, ये वैसे सारी क्लासें राजस्थान जियोग्राफी के अंदर हम करवा चुके हैं। एक एक टॉपिक को करवा चुके हैं। वहां पे अगर किसी ने राजस्थान जियोग्राफी को अच्छे से आंकलन करना है, पढ़ना है, एमसीक्यू के साथ में तथ्यों को भी जानना है, तो हमारे राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज को देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे दी गई है। तो कितनी है 2019 के अनुसार? बात करते हैं 2012 और 2019 दोनों आंकड़ों की। इसलिए बात करते हैं, एग्जाम में कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। 2012 में कौन सी? 19वीं। और 2020 में कौन सी? 20वीं पशुगणना रिपोर्ट। 2012 की बात करें, 19वीं पशुगणना की बात करें तो 577.32 लाख। वहीं 2019 की बात करें तो 568.0 लाख। वहीं इनके बात करें पशु घनत्व की बात करें तो 2012 में तो था 169 वर्ग किलोमीटर, और जो हमारा 2019 में है वो 166 वर्ग किलोमीटर। पशु के अंदर बात करें तो राजस्थान का स्थान आता है सेकंड, यूपी का स्थान आता है प्रथम। दूध के अंदर बात करें तो भी राजस्थान का स्थान आएगा सेकंड। पशुधन और दूध में दोनों में हमारा राजस्थान का स्थान कौन सा है? 2 नंबर है। और देखिएगा कितनी कमी हुई, तो 2019 में 20वीं पशुगणना रिपोर्ट में कितनी कमी होती है? तो -1.61% की क्या होती है? कमी होती है। तो 2019 का पूछा गया है तो कितना है? 337 नहीं, 568 बिल्कुल यही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की।
थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, तोरावटी क्षेत्र में या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में? तो देखिएगा इसके बारे में पूरी चर्चा कर ही लेते हैं। राजस्थान के थार पारकर के बारे में, ये किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। ये हमने बनाया, हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान। अगर आप लोगों ने राजस्थान पशु संपदा की क्लास हमारी अगर ज्योग्राफी वाली क्लास में प्लेलिस्ट में देख ली तो उसके बाहर कुछ भी नहीं, सारा कुछ करवाया गया है। वहां पे 20वीं पशु गणना रिपोर्ट, 19वीं पशु गणना रिपोर्ट और वहां पे पशुओं की ये प्रजाति के बारे में भी बताया गया है। अब बात करते हैं किसके? गाय के बारे में। थार पारकर किसकी नस्ल है? गाय की। तो ये है उत्तरी राजस्थान, यहां पाई जाएगी हमें राठी। कौन सी? राठी। और यहां जो हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र है यहां मिलेगी हरियाणवी। उसके आगे देखिएगा ये नागौर का क्षेत्र है तो यहां मिलेगी नागौरी। कौन सी? नागौरी। और ये अलवर भरतपुर का क्षेत्र, इसे बोलते हैं मेवात, तो यहां मिलेगी मेवाती। ये वाली बात भी याद रखिएगा। अजमेर का क्षेत्र है, यहां हमें मिलेगी कौन सी मिलेगी? गिर। कौन सी? गिर। इसी को कहते हैं रेड। क्या कहते हैं? रेड। और ये जो सीमावर्ती वाला क्षेत्र है यहां हमें मिलती है थार पारकर, याद रखिएगा। इसी के साथ में जालोर वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी सांचौरी। कौन सी? सांचौरी। और ये नीचे जो मालवा मध्य प्रदेश से सीमा जो लगती है यहां देखने को मिलेगी मालवी नस्ल की। तो थार पारकर कहां पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र में नहीं, हाड़ौती क्षेत्र में नहीं, तोरावटी में भी नहीं, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है। किसकी बात हो रही है? पाई राइट की बात। इसे ही कहते हैं झूठा सोना। क्या कहते हैं? झूठा सोना। बात करते हैं टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन की। टंगस्टन क्या है? हीरे के बाद दूसरा कठोर, हीरे के बाद दूसरी कठोर धातु। तांबा सर्वप्रथम मानव के द्वारा उपयोग में ली गई धातु। लाइमस्टोन या चूना पत्थर राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में क्या पाई जाती है? लाइमस्टोन या चूना पाया जाता है। खनिज की क्लास में सारी चीजें बताई थी परंतु यहां भी हम करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा पाइराइट की बात करते हैं तो याद रखिएगा पाइराइट के लिए एक मुख्य स्थान है सलादीपुर। कौन सा? सलादीपुर। और ये सलादीपुर है कहां पे? तो सिक्कर में। कहां पे? सिक्कर में। याद रखिएगा टंगस्टन, टंगस्टन के लिए कौन सा? डेगाना। कहां पे? नागौर में। ए में 1, बी में 2 वाले रखो, बाकी काट दो। 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन रखो, 3 भी काट दो और 4 भी काट दो। तांबा, तांबा कहां? बिलाड़ा या खेतड़ी? तो याद रखिएगा तांबा कहां? खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में। और लाइमस्टोन और चूना पत्थर की बात की जाए तो बिलाड़ा, जोधपुर में। तो 3 में 4, तो 3 में 4 वाला 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, 1 नंबर को काट दीजिएगा। ये थे हमारे प्रश्न के उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14, 16, 9 या 12? तो याद रखिएगा कितने जिलों में? 14 जिलों में फैला हुआ है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेट्रोलियम क्षेत्र में। राजस्थान के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के 14 जिलों का 4 पेट्रोलियम बेसिन में बांटा गया है। पहली बात करते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर व जालोर जिले में। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर अकेला जैसलमेर आएगा इसमें। बीकानेर नागौर इंपोर्टेंट लगा लो, पेपर में सीधा प्रश्न यहां से पड़ता है। बीकानेर नागौर बेसिन में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 5 जिले हैं। एक तो बीकानेर संभाग वाले हैं 4 और एक कौन सा है? नागौर। तो बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। विंध्यन बेसिन की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी इसके अंदर शामिल होते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थे हमारे 14 जिले। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। पार्क दिए गए और जिले दिए गए हैं। स्टोन पार्क, याद रखिएगा स्टोन पार्क का नाम आए तो 1-2 जिले जो हमारे सीधे दिमाग में आने चाहिए, धौलपुर और करौली। कौन से? धौलपुर और करौली। तो ढूंढिए क्या है इसके अंदर? बिल्कुल जी 4 नंबर को लगाइए, टिक कीजिएगा। तो देखो ए में 4 वाले रखो, बाकी काट दो जी। 1 नंबर ऑप्शन कट गया, 2 रखिए, 3 को भी काट दो, 4 को भी काट दो। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। मिलान वाले प्रश्न 1 मिलाइए, 2 मिलाइए, उसके बाद उसका
ऑप्शन ढूंढिए, वही हमारा सही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात की जाए तो सीतापुरा जयपुर में, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। जैपनीज पार्क कहां पे, तो निमराना व अलवर में। कहां पे, निमराना व अलवर में क्या है, जैपनीज पार्क। और जैपनीज पार्क के लिए एक और जगह याद रखिएगा, तो अलवर जिले का ही गिल्लोंट, कौन सा, अलवर जिले का गिल्लोंट भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई। पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915 में कहां खोली गई, चित्तौड़ में, लाखेरी में, मोडक में या निम्बा हेड़ा में। तो निम्बा हेड़ा में तो जो सीमेंट मिलती है वो है वंडर, कौन सी, वंडर। मोडक कोटा के अंदर जो सीमेंट मिलती है वो है बिड़ला। और लाखेरी में ही सर्वप्रथम हमारी सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में पहली खोली गई और इसमें उत्पादन कब, 1917 में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पे होता है, सीमेंट नगरी किसे कहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और यहां पे कौन सी सीमेंट है, तो चेतक है, कौन सी, चेतक, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि आप कम समय में ज्यादा अध्ययन कर सकेंगे। जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, देखिए दोनों ही बात करेंगे किसके संदर्भ में, राजस्थान और भारत के संदर्भ में। तो राजस्थान की बात करें और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, पहले किसकी, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो राजस्थान में कितनी है, तो 13.5 है। वहीं भारत में कितनी हुई, 8.6। याद रखिएगा दोनों आंकड़े। उसके बाद बात करते हैं जन अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अब किसकी, अनुसूचित जाति की, तो राजस्थान में 17.8%, वहीं भारत में है 16.6%। 16.6% कहां, भारत में। और 13.5% क्या है, जनजाति। पूछा क्या जनजाति के बारे में, तो एक नंबर ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं आज के ज्योग्राफी के प्रश्न नंबर 10 पे। यह है हमारा इकोनॉमिक्स से प्रश्न। राजस्थान के स्वर्ण, किसकी बात हो रही है, राजस्थान के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार SGSY की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 से कौन कौन से विकास कार्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा कौन सा कार्य इसमें शामिल है, तो IRDP इसमें शामिल है। कौन सा कार्य है, तो ट्राइसम, कौन सा, ये टी है, ट्राइसम की बात करें तो ट्राइसम भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। दूसरे की बात करें तो और कौन सा है, द्वारका, किसकी बात हो रही है, द्वारका की बात हो रही है। और किसकी बात करेंगे हम, सिट्रा की बात करेंगे, किसकी, सिट्रा की बात करेंगे। और किसकी, GKY गंगा कल्याण योजना की बात करेंगे। और किसकी, MWS मिलियन कुआ स्कीम की बात करेंगे। तो ये सारी की सारी किसके अंदर है, SGSY। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। IRDP का मतलब समन्वित ग्रामीण विकास, इसी का मतलब होता है IRDP। तो याद रखिएगा। अगला कौन सा, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, इसी का ही नाम होता है ट्राइसम। तो ये तो शामिल है, एक नंबर तो बिल्कुल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, इसी का ही नाम है द्वारका। क्या, द्वारका। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं विकास, ये तो शामिल होगी। औद्योगिक औजार सप्लाई, इसी का ही नाम है क्या, सिट्रा। क्या, सिट्रा। तो ये भी शामिल होगा। अब बात करते हैं गंगा कल्याण योजना, इसका नाम है GKY गंगा कल्याण योजना, ये भी शामिल है। मिलियन कुआ स्कीम MWS, ये भी शामिल है, ये भी शामिल, पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों शामिल है। अब बात करें जवाहर रोजगार योजना, ये शामिल नहीं है, इसका मतलब JRY शामिल नहीं है। JRY की स्थापना की बात की जाए तो 1989, कब, 1989-90 में। और वहीं बात की जाए राजस्थान और भारत सरकार का कितना योगदान, तो भारत का 80% और राजस्थान का 60, भारत का 80 और राजस्थान का 20%। कितना, 20%। हमारे क्या ऑप्शन के उत्तर क्या होंगे, 1, 2 और 3 इसके उत्तर होंगे। तो 1 नंबर नहीं, 2 नंबर, 1, 2, 3 बिल्कुल सही, यही उत्तर होगा।
उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न आपको आराम से समझ में आया होगा। लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, लिख लीजिएगा स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? तिलवाड़ा, बाड़मेर को, नगर टोंक को, रेड टोंक को या नगरी चित्तौड़गढ़ को। तो थोड़ी थोड़ी बात देखिएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर की बात करें तो यहां क्या पशुपालन संबंधित क्या मिले? साक्ष्य मिले। नगर टोंक के बारे में कोई खास बात नहीं, याद रखिएगा उनियारा कस्बे में है। कहां पे? नगर टोंक में। रेड यही है भारत का टाटा नगर। क्यों कहा जाता है? तो एशिया, किसकी बात हो रही है? एशिया, एशिया में सिक्कों की बात हो रही है। किसकी? सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां मिला? यही रेड टोंक में। तो भारत का टाटा नगर भी कौन सा? रेड टोंक। नगरी चित्तौड़ सीवी जनपद की क्या थी? ये राजधानी थी। और इसी के अंदर क्या मिले हमें? 4 चक्राकर क्या मिले हैं? 4 चक्राकर कुएं भी मिले हैं। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? पहली बात तो ये खानवा का युद्ध हुआ कब? देखो इतिहास के ये 2 युद्ध बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, खानवा और बयाना। पहले युद्ध हुआ बयाना 16 फरवरी 1927 को, और उसी के 1 महीने बाद 17 मार्च को, कब? 17 मार्च 1527 की बात हो रही है। ये 1900 नहीं, 1527 की बात कर रहे हैं। बयाना का कब? 16 फरवरी 1527। खानवा कब? 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होते हैं। और जो बयाना का युद्ध था इसमें हमारे सांगा, राणा सांगा जीते थे, और खानवा के युद्ध में बाबर जीते थे। याद रखिएगा। अब ये जो हमारे चिन्ह धारण करने वाली बात है ना, ये 2 युद्ध में आती है। एक तो हल्दी घाटी युद्ध में और एक खानवा के युद्ध में। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जो चिन्ह को धारण किया था वो तो थे सज्जा, क्या? जाला सज्जा। और जो खानवा के युद्ध में हमारे सांगा के जो चिन्ह को धारण किए थे वो थे अज्जा। कौन? जाला अज्जा। कैसे याद करोगे? ए पहले आता है तो अज्जा पहले आया। कब? सांगा के साथ में। सह बाद में आता है तो सह बाद में आएगा। किसके साथ? महाराणा प्रताप के बाद, महाराणा प्रताप के समय में। ठीक है, महाराणा प्रताप जब युद्ध से बाहर जाते हैं तो उनके बाद राज चिन्ह कौन धारण करते हैं? सज्जा। और खानवा के युद्ध में कौन करते हैं? अज्जा। तो याद रखिएगा यही राज चिन्ह की बात। तो जयमल नहीं, जाला अज्जा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 1734 में आहूत हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा हुड़ा सम्मेलन क्यों हुआ? मराठों से परेशान थे। कौन? राजपूत शासक, जो राजपूत राजा थे, मराठों से क्या थे? परेशान थे। तो जय सिंह जी ने क्या किया? जो जयपुर के जय सिंह थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि कैसे मराठों को बाहर निकाला जाए, कैसे मराठों को रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया? संग्राम सिंह जी, कौन? संग्राम सिंह जी कहां के? मेवाड़ वाले। उनसे आग्रह किया कि अपने एक हुड़ा सम्मेलन करते हैं। खानवा युद्ध के बाद यह दूसरी बार था जहां पे पूरे राजपूत शासक थे वो एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। तो संग्राम सिंह जी ने क्या किया? इसकी घोषणा कर दी कि बिल्कुल करेंगे। कब? 17 जुलाई को। और उससे पहले क्या हो जाती है? संग्राम सिंह जी की मृत्यु। तो इसकी अध्यक्षता फिर कौन करते हैं? मेवाड़ के जो संग्राम सिंह जी के बाद के जो शासक थे उनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। कौन? जगत सिंह द्वितीय। ये आके इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उस समय जयपुर के कौन? जय सिंह। मेवाड़ के कौन? जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की। और वहीं पूछा जाए मारवाड़ से कौन आए? तो मारवाड़ से आए अभय सिंह। कौन? अभय सिंह। कब? 17 जुलाई 1734 को। तो देखो हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सिवाय जय सिंह ने नहीं, जोरावर सिंह ने नहीं, दुर्जन शाह ने नहीं, जगत सिंह ने बिल्कुल इन्होंने ही की थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या लाइन है?
चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। क्या हुआ था, ये क्या बात है? तो ये किसके लिए लाइनें कही गई? सहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। पहली बात तो याद रखिएगा, ये कही गई सहल कंवर के लिए। देखिएगा सहल कंवर कहाँ की हाड़ा रानी थी? तो बूंदी की। कहाँ की? बूंदी की। इनका विवाह होता है सलुम्बर। कहाँ के? सलुम्बर के राजा रतन सिंह का। रतन सिंह जी के साथ में इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, ये रतन सिंह जी किसके दरबार में थे? तो राज सिंह के दरबार में थे। उन्हीं दिनों में इनकी शादी हुई। नहीं, और राज सिंह का उन्हीं समय में युद्ध चल गया। किससे? औरंगजेब के खिलाफ। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। तब राज सिंह ने क्या भेजा? पैगाम भेजा कि रतन सिंह आओ, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना है। तो रतन सिंह तो यहां आ गया, परंतु अपनी रानी की याद में वह बहुत ज्यादा सोच विचार करता था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और इधर आ गए अपने युद्ध में। कौन? रतन सिंह जी ने। और यह बात किसको थोड़ी सी महसूस होती है? सहल कंवर को। तो सहल कंवर ने क्या किया? अपना सर काटा और किसके लिए भिजवा दिया? रतन सिंह के लिए। क्यों? क्योंकि वह रानी सहल कंवर यह चाहती थी कि मैं अपने पति के लिए, अपने राजा रतन सिंह के लिए क्या कमजोरी ना बनूं। और उन्होंने अपना सर काट के दे दिया। किसे? रतन सिंह को। रतन सिंह ने जब वो सर देखा तो वो युद्ध में इतनी वीरता से लड़े, इतने योद्धा की तरह लड़े कि औरंगजेब के सामने वो युद्ध जीत गए। कौन? रतन सिंह। तो यही बात थी, चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। तो यही बात थी किसके लिए? सहल कंवर के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। 1822 में बनाई गई मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय था। तो कहां था? जालौर में, ब्यावर में, जोधपुर में या पाली में? तो बिल्कुल ब्यावर के अंदर था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना? तो याद रखिएगा 19 रियासतें या 19 रजवाड़े, 3 ठिकाने। कौन से? 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये थे हमारे पूरे राजस्थान का एकीकरण के अंदर राजस्थान बना। तो 18 नहीं, 16 नहीं, 20 भी नहीं, 19 बिल्कुल सही होगा। तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने। कौन से? निमराना, कुशलगढ़ और लावा, 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसर, सोग, शोक या त्रयोदशी संस्कार। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 12वें दिन। जब देखो बागड़ियों में कई जगह कहता है जब 12 करा, तो 12वें दिन किसको? ब्राह्मण को बुलाकर क्या किया जाता है? हवन किया जाता है। और इसके साथ में जो आते हैं साथ में, तो उनको क्या करवाया जाता है? भोजन करवाया जाता है। और इसके साथ में जो संबंधी आते हैं साथ घर में, उनको भी क्या करवाया जाता है? भोजन। और इस मृत्यु भोज को कहते हैं मौसर। क्या कहते हैं? मौसर। तो आपको समझ में आया होगा ये वाला प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। लिखमा देसर, पूर्णासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? तो याद रखिएगा किस संप्रदाय की है? जसनाथी की, गौड़िया की, विष्णुई की या निम्बारे की? तो ये है सारी की सारी जसनाथी संप्रदाय से। लिखमा देसर किसने स्थापना की? तो हांसो जी ने स्थापना की। हम वही बात करें पुनरासर की बात करें तो किसने की? हालो जी ने इसकी स्थापना की। किसने? हालो जी ने। वही बात करें मालासर की तो किसने की? टोडर जी ने इसकी स्थापना की। वही 2 और याद रख लीजिएगा इसके साथ में पीठ, बमलू गांव की पीठ किसने? हारो जी ने। और वही एक और याद रखिएगा पांचला। कौन? पांचला पीठ। और इसकी स्थापना किसने की? बोयत जी ने। किसने? बोयत जी ने। तो लिखमा देसर की हांसो जी ने, पुनरासर की हालो जी ने, मालासर की टोडर जी ने, वही बमलू की हारो जी ने और पांचला सिद्ध की बोयत जी ने क्या की थी? उपपीठ की स्थापना की थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? पिंगल, पंजाबी, राजस्थानी या डिंगल? तो याद रखिएगा राजस्थान भाषा और मरु भाषा की बात करें तो उसका साहित्यिक जो रूप है, मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप की बात की जाए तो वो कौन सी है? डिंगल भाषा। कौन सी? डिंगल बोली।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रबंध चिंतामणि का लेखक है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने तो कौन सी लिखी थी, याद आया कुछ? कुवलय माला। कौन सी? कुवलय माला। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी के लिए याद आया कुछ? हमीर महाकाव्य। कौन सी? हमीर महाकाव्य। मेरुतुंग, मेरुतुंग ने क्या लिखी? यही प्रबंध चिंतामणि, याद रखिएगा। और दलपत विजय की बात करें तो खुमान राशो, और इन सभी के बारे में पेपर में प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, तो याद रखिएगा पोमचा किसे कहते हैं? जो महिला अभी क्या बनी है? मां बनी है। क्या बनी है? मां। और उस महिला के पिहर पक्ष के द्वारा लाई गई ओढ़नी को, क्या लाई गई ओढ़नी को ही क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन क्या? महिला की ओढ़नी विशेष को, बिल्कुल यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? देखिए ये कंफ्यूजन वाले दो होते हैं, एक होता है चोप, एक होता है चूंप। तो कैसे याद करोगे चोप और चूंप को? चूंप से बना चुप, तो चुप किसके लिए बोलोगे? दांत, मतलब मुंह पे उंगली रख लो, चुप, तो चुप कहां पे? दांत पे। वहीं चोंप की बात की जाए, लौंग की बात की जाए, लटकन की बात की जाए तो कहां के? नाक की। कहां की? नाक की। तो गर्दन नहीं, कलाई भी नहीं, मस्तक भी नहीं, नाक बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? राजपूत महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, या जाट महिलाओं में? तो बताइए किस जाति में? तो याद रखिएगा आदिवासी महिलाओं में। और इसी को ही कहते हैं, आदिवासी में भी कौन सी? भील जनजाति। कौन सी? केरी बांध। कौन सी? केरी बांध, तारा बांध, और एक और आता है जावर बांध की ओढ़नी किस में फेमस है? तो भील जनजाति में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? वह गढ़ था व्यापारियों द्वारा बनाया गया गढ़। कौन सा? व्यापारियों द्वारा बनाया गया गढ़। कौन सी नदी पर बनाया गया? तो चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर, चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर व्यापारियों द्वारा बनाया गया। कौन सा? तो चित्तौड़गढ़ नहीं, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला। तो इसके लिए ही कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्था के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? 29, 30, 35 या 37? तो सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर याद रखिएगा, कितने? 29। कितने? 29। कितने? 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग? तो याद रखिएगा क्या? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो कब आया? 1994 में आया। किसकी बात की जा रही है? तो धारा 8A से धारा 8F के मध्य कुल सदस्यों की कितनी संख्या? तो कुल सदस्यों के 10%। कितना? 10% के बराबर। तो देखिए आधा भाग पहला गलत, चौथाई भाग दूसरा भी गलत, 10वां भाग बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2006 या 18 अप्रैल 2008? तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 2006 को हुआ। और इसी के साथ में याद रखिएगा जो इसके सूचना आयुक्त की, किसकी? सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। पहले कौन थे? तो एमडी कुरानी। कौन? एमडी कुरानी। वर्तमान में कौन है? तो डीबी गुप्ता साहब। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, राजस्थान राज्य महिला आयोग संवैधानिक निकाय है, नियामकीय निकाय है, अध्यादेश द्वारा बनाया जाता है, या सांवैधिक निकाय है? तो क्या है ये? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? सांवैधिक निकाय है। और इसकी स्थापना कब? तो 23 अप्रैल। कब? 23 अप्रैल 1999 को। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो कांता कथूरिया। कौन? कांता कथूरिया।
और वर्तमान की बात की जाए तो रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती लेब असिस्टेंट के अंदर ये प्रश्न आया था, याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन? रेहाना रियाज चिश्ती। किसकी? राज्य राजस्थान राज्य महिला आयोग की। और एक और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए राज्य क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद की कौन? तो कृष्णा पूनिया। कौन? कृष्णा पूनिया। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता कैलोरी मिलती है? जयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर या नागौर? तो याद रखिएगा, ऊर्जा उष्णता कैलोरी सर्वाधिक कहां मिलती है? जहां मावठ की वर्षा सर्वाधिक होती है और गेहूं की फसल सर्वाधिक होती है। वो फसल कौन सी, कहां पे है ये जिला? तो श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 30। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? तो याद रखिएगा कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ का बादल महल। कुंभलगढ़ का बादल महल। कब हुआ इनका जन्म? 9 मई 1540 को। और बचपन का इनका नाम था किक्का, मां का नाम था जयवंती बाई और पिता का नाम था उदय सिंह। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। कौन सा? जन्मस्थली कुंभलगढ़ में। प्रश्न नंबर 31। बायो पेस्टिसाइड लैब कहां स्थापित की जाएगी? अजमेर, कोटा, बूंदी या टोंक? बिल्कुल अजमेर में की जाएगी बायो पेस्टिसाइड लैब की स्थापना। यहीं पे बनेगी बायो एजेंट इंटीग्रेटेड लैब भी। कहां पे? टोंक के अंदर। कहां पे? टोंक में। बायो पेस्टिसाइड लैब भी कहां? टोंक में। और बायो एजेंट इंटीग्रेटेड लैब भी कहां? टोंक में। प्रश्न नंबर 32। सेंटर फॉर एक्सीलेंट फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहां की जाएगी? सीकर, भरतपुर, नागौर या बाड़मेर? तो कहां की जाएगी बताइएगा। तो याद रखिएगा, कितनी? 7.5 करोड़ की लागत पर कहां पे की जाएगी? भरतपुर में की जाएगी। प्रश्न नंबर 33। सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कहां किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर में, भरतपुर में, झुंझुनू में या जयपुर में? तो याद रखिएगा, सैनिक कल्याण भवन जिसकी स्थापना अभी की जानी प्रस्तावित है तो वो है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 को किया गया। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों या समकों के आधार पर किया जाता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 50-50, यही बात गलत है। क्या है? गलत। केंद्र और राज्य का वित्त पोषण की बात की जाए तो ये कितनी होगी? 60। केंद्र का कितना? 60 और राज्य का कितना? 40%। और लाभार्थी को कितना? 1,20,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या? स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए अतिरिक्त और दिए जाएंगे। और इसी के साथ मनरेगा में भी कार्य दिया जाएगा। कितना? 90 दिन की मजदूरी के तहत। 90 दिन की मजदूरी के तहत। ये थी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, जो कब आई थी? 20 नवंबर 2018 को। प्रश्न नंबर 35। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कुल आवंटित वार्षिक राशि में से कम कितने प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास पर खर्च करेंगे? किसकी बात हो रही है? एमएलए लैंड। किसकी बात करें? एमएलए लैंड की। पहले इसमें मिलते थे विधायकों को 25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए। कितने? 2.25 करोड़ रुपए। अब इनको बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? कब? 2021-22 के बजट में 5 करोड़ कर दिया गया है। कितना? 5 करोड़। इसमें से 1.75 करोड़ कहां लगाना है? लोक स्वास्थ्य में। किसकी? लोगों के स्वास्थ्य में। और वहीं इस 5 करोड़ का कितना? 20% लगाना है एससी और एसटी के कार्य में। यह अनिवार्य है। कितना? 20% लगाना अनिवार्य है। तो 25% नहीं, 20% बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये जो योजना है ना एमएलए लैंड वाली, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र
क्षेत्र दोनों में चलाई जा रही है। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा और योजनाओं की जो वीडियो आ रही है वो भी लगातार आप देखते रहिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितनी राशि प्रति वर्ष प्रत्येक लोकसभा सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के कार्य हेतु प्राप्त होती है? तो 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ या 10 करोड़। एक बात याद रखिएगा, किसकी? जो लोकसभा से सांसद है, किसकी? लोकसभा से सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 5 करोड़। जो राज्यसभा से सांसद है वो अपने जिले से, जिस जिले से है वहां पे 5 करोड़ रुपए का उनको क्या दिया जाता है? ये कार्य के लिए राशि दी जाती है। इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा, अगर गंभीर आपदा आ जाए तो 1 करोड़ रुपए की इनकी क्या दी जाएगी? सहायता, या इसमें कार्य करवाए जाएंगे। और इनकी अनुशंसा या इनकी देखरेख का कार्य किसका है? तो जिला कलेक्टर का। किसका? जिला कलेक्टर का। और इसी के साथ में बात करें, किसकी बात करें? एससी के अंदर। किसमें? एससी में। तो एससी में इसका कितना लगाएंगे? 15%। वहीं एसटी की बात करें तो 7.5%। कोविड-19 के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? कोविड-19 में। कोविड-19 में भारत सरकार को 8,000 रुपए, कितने? 8,000 रुपए की बचत हुई। कैसे? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के ये जो 5-5 करोड़ रुपए था इनको रोक लिया गया और भारत की किसमें? संचित निधि में। किसमें? संचित नीति में दे कर दिए गए। किसको? 8,000 करोड़ रुपए को। किसको? 8,000 करोड़ रुपए को। हमारा प्रश्न था लोकसभा सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के कार्य हेतु कितने दिए जाते हैं? तो 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ दिए जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? अगस्त 2009, जनवरी 1998, अक्टूबर 2010 या मार्च 2007। तो याद रखिएगा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, कौन सा? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत अक्टूबर 2010 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। किस लिए की गई? तो याद रखिएगा सतत आजीविका में वृद्धि करने के लिए। क्या? आजीविका में वृद्धि करने के लिए, घरेलू आय को बढ़ाने के लिए, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, किसके? सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप व्यवहार और क्षमता को बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए किसकी स्थापना की गई? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की। कब? अक्टूबर 2010 में। अगस्त 2009 नहीं, जनवरी 1998 भी नहीं, अक्टूबर 2010 बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली बात तो ये कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन के तहत हुई। और अब बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? कृष्ण कुमार। कौन? कृष्ण कुमार। पेपर में कई बार क्रम पूछा जाता है। अच्छा, संविधान में कहां पे इसका प्रावधान है? तो 243I और 243Y के मध्य में। कहां पे? 243I, आई से मतलब इनकम टैक्स, और 243Y याद करने के लिए बता रहा हूं, आई से इनकम टैक्स। 243I और 243Y के मध्य। वित्त आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन के तहत। पहले अध्यक्ष कौन? कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल। अवधि कितनी रहती है? 5 वर्ष तक की रहती है। हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड कौन थे हमारे? हीरालाल। कौन? हीरालाल देवपुरा। थर्ड की बात करें जो 3 नंबर पे रहे उनका नाम था मानिक चंद। ये लिख लेना, पेपर में क्रम पूछा जाता है। 4 नंबर पे रहे थे वो थे डॉक्टर B.D. कल्ला। कौन? B.D. कल्ला। और 5 नंबर पे जो रहे थे वो थे ज्योति किरण। कौन? ज्योति किरण। और जो भी हाल फिलहाल 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है हमारे प्रद्युमन सिंह। 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। और इसके साथ में ये भी याद रखिएगा लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी क्या है? सदस्य। किसके? वित्त आयोग के। अध्यक्ष कौन? प्रद्युमन सिंह और लक्ष्मण सिंह रावत। और अशोक लाहौटी क्या है? इसके सदस्य है। पूरी बात कर ली हमने 6ठे वित्त आयोग के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। भारत में राजस्थान का बेरोजगारी में कौन सा स्थान है? अभी अगस्त 2022 की रिपोर्ट जारी हुई है, अगस्त 2022 की। उसके अनुसार राजस्थान पहले स्थान पे कौन है?
हरियाणा। हरियाणा कितनी? 37.3% की बेरोजगारी। फिर बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में कितनी? 32.8% की। फिर आता है हमारा प्यारा राज्य राजस्थान 31.4% की। और सबसे कम पूछ ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 0.4%। 2 नंबर पे मेघालय की बात करेंगे 2.0%। किसकी? छत्तीसगढ़ और मेघालय की बात करेंगे कम में। और सर्वाधिक बेरोजगारी कहां? हरियाणा में 37.3%। उसके बाद में कश्मीर में 32.8 और राजस्थान में 31.4% बेरोजगारी पाई गई है। यही बात करें अब राजस्थान में जुलाई के अंदर कितनी थी, तो जुलाई में थी ये 19.1%। वहीं अगस्त में ये बढ़कर कितनी होगी? 31.4%। कितनी बढ़ोतरी हुई? 12.3% की क्या हो गई? एक माह में बढ़ोतरी हो गई। और कृषि रोजगार भी क्या हुए हैं? घटे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला हरियाणा, दूसरा कश्मीर, तीसरा कौन सा होगा? हमारा राजस्थान। और चौथा पूछ लिया जाए तो कौन सा है? झारखंड 17.3%। और अब बात करते हैं शहरी और ग्रामीण। किसकी? पहले बात करेंगे शहरी की। कब? जुलाई के अंदर शहरी कितनी थी? तो 8.2%। वहीं अगस्त में बढ़ के कितनी हो गई? 9.5% हो गई। वहीं पूछी जाए या कहीं ग्रामीण की बात करें तो जुलाई में कितनी थी? तो जुलाई में थी 6.1%। वहीं अगस्त में बढ़ के कितनी हो गई? 7.68%। लिख लीजिएगा, एक एक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 और आज के अंतिम प्रश्न पर। राजस्थान की किस जिला परिषद को 2021 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया? पाली को, अजमेर को, कोटा को या भीलवाड़ा को? तो याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला परिषद कौन सी? कोटा। कौन सी? कोटा को दिया गया। 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायत को। यह भी आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। तो देखिएगा, जिला परिषद कौन सी? कोटा। तो जिला भी कौन सा? कोटा आएगा। पंचायत समिति कोटड़ा कहां की? उदयपुर की। पंचायत समिति चिड़वा कहां की? झुंझुनू की। अब बात कर लेते हैं किसकी? ग्राम पंचायत तयोदा कहां की? खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर। कहां पे है? खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर। एक और बात करें तो चांदन पदमपुर गंगानगर की एक ग्राम पंचायत को। थुर कहां की? बड़गांव उदयपुर की। निदेर कला सेपेऊ धौलपुर की। और बर कहां की? रायपुर पाली की। तो ये वाली भी स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। प्रतिदिन 7:30 बजे सुबह आपको स्टैटिक जीके की क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए अब आपसे लोगों से लेते हैं विदा और इसी के साथ कहेंगे कि कल आपसे फिर मिलेंगे एक और टॉपिक क्लास के साथ में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें, योजनाओं की क्लास भी देखते रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत।